the first item in our business list, which is oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Miss Nishita Banerjee, who stand elected from Shahjahanpur constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Miss Nishita. Ma'am, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. English language? In English, please. I, Nishita Banerjee, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अध्यक्ष महोदय, क्या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या विश्व में सबसे अधिक साइबर हमले विशेष रूप से चीन के द्वारा होते हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? महोदया, मैं इनसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा तैयारी शुरू की गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? माननीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सुश्री श्रेया गौतम। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी ई उपयोगिताओं के लिए खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह हो। 80 करोड़ से अधिक भारतीयों के इंटरनेट से जुड़े होने से भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। दरअसल सीमाहीन साइबर स्पेस के साथ इंटरनेट के तेजी से विकास सहित साइबर सुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि एक वैश्विक घटना। इसके अलावा वर्ष 2022 में IBM एक्सपोजा, एक खतरा और सूचना साझा करने का मंच द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेख भी है, जिसमें कहा गया है कि भारत एशिया के ऐसे देशों में से एक था जिस पर सबसे अधिक साइबर हमले होते थे। साइबर सुरक्षा विक्रेताओं द्वारा ऐसी रिपोर्ट का निष्कर्ष आमतौर पर इनके ई उत्पादों द्वारा उत्पन्न डेटा पर आधारित होते हैं और ऐसे डेटा का विवरण उपलब्ध नहीं होता और इसीलिए सत्यापित नहीं किया जा सकता है। महोदया, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सटाआन द्वारा दी गई रिपोर्ट और ट्रैक की दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020, 2021 और 2022 जून तक के दौरान क्रमशः कुल 11,58,208, 14,02,809 प्लीज मेंटेन साइलेंट प्लीज और 6,74,021 साइबर सुरक्षा घटनाएं देखी गई हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन दल सटाआन को उपलब्ध कराए गए लॉग के अनुसार जिन कंप्यूटर से हमले होते हैं उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल पते चीन सहित विभिन्न देशों के हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यही बताना चाहूंगी कि सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार किया है, जो समग्र रूप से राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। माननीय महोदय, इनकी नीति के बावजूद अभी भी स्कैम्स हो रहे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। सरकार क्या कर रही है? कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, मुझे मेरी बात रखने का अवसर प्रदान। यस, मैडम मिनिस्टर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। साइबर सुरक्षा रणनीति का दृष्टिकोण भारत की समृद्धि के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, लचीला और जीवन साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण हो रही मौतों और अशांति के माहौल में कोई कमी आई है या नहीं? महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister of Defense, Mr. Uzair.
माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले हिस्से के संदर्भ में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि मैं सदन में बैठे सदस्यों के समक्ष रखना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 2018 में 417 से 2019 में 255, 2020 में 244 से 2021 में 229 हो गए। मई 2014 से 4 अगस्त 2019 तक इन हमलों में 177 नागरिकों एवं 406 सुरक्षा बलों की शहादत हुई, जबकि Members, please maintain silence. जबकि Please. जबकि 5 अगस्त 2019 से नवंबर 2021 तक ऐसे हमलों में 87 नागरिकों एवं 99 सुरक्षा बलों की शहादत हुई। महोदय, इन आंकड़ों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी के इन हमलों में कमी आ गई है। सेना हर तरह की आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने में आतंकी अभी तक नाकाम रहे हैं। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू गिव स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। Madam, the government is very minutely monitoring the situation in Jammu and Kashmir. Everything is going fine there, but a few people have been trying to create an atmosphere of unrest in the valley. कृपया शांति बनाए रखें, सदन की कार्यवाही चलने दें। Madam, the government is tackling any such situation along with the army. The election commission is going to start the election process very soon. After the election, Madam, the situation will be monitored and Jammu Kashmir will be given statehood on appropriate time. Next, question number. मैं वर्तमान सरकार से आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो कि जनजातीय क्षेत्रों के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों हेतु खेलकूद और खेल संस्थानों के विकास के लिए कोई योजना शुरू की है? यदि हाँ, तो तत्संपत्ति ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? महोदया, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु नई योजनाएं शुरू करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उन नई योजनाओं को कब तक शुरू करने की संभावना है? माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सुश्री गुरु वाजपेयी। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि कासेगांव खेल राज्य का विषय होने के कारण देश की जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खेलकूद एवं खेल संस्थान के विकास सहित खेल के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य एवं संघ राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार उनके महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। केंद्र सरकार देश के जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खेल एवं खेल संस्थानों का विकास करती है। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2016-17 में इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया स्कीम के तहत देशज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेल का संवर्धन एक प्राथमिकता क्षेत्र का घटक है। इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के तहत अधिकांश लाभान्वित खिलाड़ी देश के जनजातीय, ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्रों से ही संबंधित है। स्पीकर महोदय, आज हमारे देश में राष्ट्रवाद के मुद्दे को, देशभक्ति के मुद्दे को राजनैतिकरण किया जा रहा है। आज हमारे भारतवर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे भारत में असहिष्णुता बढ़ती जाएगी। इस मुद्दे पर हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों का क्या ख्याल है? सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। Honorable Minister of Minority Affairs, Ms. Yashi Dubey. हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर हमने हमारा चित्र बहुरंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में 1400 बोलियां बोलने वाले 12 धर्मों के अनुयायी और विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं।
अपने मित्रों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या हम सांसद जो इस सदन में आए हैं, क्या हम किसी विचारधारा विशेष, किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधि हैं? नहीं, हम 130 करोड़ भारतवासी और उनके कल्याण के प्रतिनिधि हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार एक रूपता की पक्षधर नहीं है, हम एकता के पक्षधर हैं। ये सभी संप्रदायों का कलह होना ये किसी भूमि पर संभव है। और इसके साथ एक और प्रश्न उठता है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम्। ये हमारा भारत अहिंसा परमो धर्म के मंत्र पर चलता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ये आदर्श दिया है कि भारत का ये आदर्श है, वेदांतिक ब्रेन कपल्ड विद इस्लामिक बॉडी। विविधता में एकता, यही तो हमारी पहचान है। कवि इकबाल ने भी कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दौरे दुश्मने जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभापति महोदय, आज हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भोजन के नाम पर लोगों को बांटने का कार्य किया जा रहा है और ये आज से नहीं, सदियों से किया जा रहा है। यहाँ पर जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर घुलता चला आ रहा है और इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व धर्म का चोला ओढ़कर विचारधारा की आड़ में समाज में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है ना, ये सरासर गलत है। यहाँ पर किसी के साथ किसी को भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय महोदय, ये कानून कठोरता से अपना कार्य करता है और इस तरह की घटनाओं में अधिक सख्ती बरतेगा। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगी कि हमने विभिन्न राज्यों की सरकारों को ऐसी अवांछनीय घटनाओं के लिए डिजायर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये रंगीकरण जो है ये सरासर गलत है। ये देश आतंकवाद के मुद्दे पर, अलगाववाद के मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर संगठित है और होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी आर्मी का वो जवान जो कड़ाके की ठंड में, भीषण गर्मी में दिन रात अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा है, वो जवान जो मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन का कड़कड़ समर्पित इस विचार से ओतप्रोत है, वो क्या किसी संप्रदाय के लिए खड़े हैं? वो क्या किसी विचारधारा के लिए खड़े हैं? नहीं, वो 130 करोड़ देशवासी और उनके कल्याण के लिए खड़े हैं। इसी प्रकार हम सांसदों का क्या धर्म होना चाहिए? क्या हिंदू होना चाहिए? क्या मुस्लिम होना चाहिए? क्या सिख होना चाहिए या ईसाई होना चाहिए? हमारा एक ही धर्म है, भारत पहले। हमारी एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। हमारी एक ही भक्ति है, भारत की भक्ति। हमारी एक ही पूजा है, 130 करोड़ देशवासियों का कल्याण, और हमारी एक ही कार्यशैली है, सर्वांगीण विकास, और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों के साथ लड़ना है? क्या सिख भाइयों को ईसाई भाइयों के साथ लड़ना है? या ईसाई भाइयों को सिख भाइयों के साथ लड़ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि औद्योगिक उत्पादन ग्रोथ 4 मिनट से कम क्यों है? मैं यह भी पूछता हूँ कि यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने से सरकार का क्या विचार है? कृपया वित्त मंत्री यह भी बताने का कष्ट करें कि हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा ई-करेंसी जारी की गई, उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार के क्या प्रावधान है और ये कितनी सुरक्षित साबित होगी? Honorable Minister of Finance, Ms. Kanishka Singh. Honorable Speaker Madam, core inflation calculated by excluding the transient component of CPI list, food and beverages and fuel and light was recorded at 5.9% in August 2022, remaining below the tolerance limit of 6% for the fourth consecutive month. Madam, I would also like to mention that prices of some major inputs like iron ore and steel have soared in the global markets. This coupled with the measures taken by the government to rationalize tariff structures of inputs to augment domestic supply that has helped to keep cost push inflation in
India with stable core inflation. To soften the prices of edible oils and pulses, tariffs on imported items have been rationalized periodically, and stock limits on edible oils have been kept to avoid hoarding. Ma'am, inflation in oils and fats and pulses and products have moderated to 5.62% and 2.52% respectively. My answer to the second question. In a discussion paper put up by the Reserve Bank of India some time back, suggestions were sought that whether transactions through UPI and other payment systems and interchange charge should be levied on cards. UPI transactions have been very popular from Madam, cases of scams are increasing day by day. What the government is doing? Let me complete it first. Please, 28 minutes. In a view of its popularity, if any kind of fee is tried on it, then its popularity will have a profound effect. Since it is an extremely convenient mode of payment, and by adding additional charges on it will have a wrong effect. By doing so, it will not prove to be right for the people, and this will be another step towards making India digital. Ma'am, hence no fee will be levied on it. If any such step is required to be taken in future, it will definitely be considered. My answer to the third question, digital rupee. Digital rupee is a conscious call taken in consultation with the central bank, the Reserve Bank of India. We would like them to design it the way they would like to design. But this year, we expect the currency to come out from the central bank itself. We see clear advantages in a central bank driven digital currency. Because in this day and age, bulk payments are happening between countries. Large transactions between institutions and large transactions between central bank themselves of each country are better enabled with digital currency. Madam, our financing sector will have to consider innovative financing and sustainable risk management for new futuristic ideas and initiatives. With the help of financial institutions in India, with the help of financial institutions in such areas, will take India to new heights in Industry 4.0.